नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आई नो मेनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो दैट हाउ आई क्रैक्ड एम्स नॉरसेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी क्या प्लानिंग्स थी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, कौन से गोल्डन रूल्स थे जो मैंने फॉलो किए, कौन से प्लस पॉइंट मेरी प्रिपरेशन में रहे, कौन से माइनस पॉइंट थे जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये सारी जर्नी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई बंदा नर्सिंग करता है तो नर्सिंग के बाद अगर वो स्कोप देखता है तो वो चाहता है कि इंडिया के अंदर अगर वो जॉब करे तो एम्स जैसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए सेंट्रल एम्प्लॉय नर्सिंग ऑफिसर बन के वो जॉब करें और काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे वो काम करे। तो इसके लिए उसको नॉरसेट फाइट करना पड़ता है। नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर का एक एग्ज़ाम होता है जिसके बाद में आपको एम्स के अंदर जॉब मिलती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो गाइस, हम बात करते हैं नॉरसेट एग्ज़ाम है क्या, मेरी क्या जर्नी थी। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं नॉरसेट एग्ज़ाम है क्या। तो नॉरसेट एग्ज़ाम एम्स है वो कंडक्ट करवाता है और एम्स जैसा रेपुटेड इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट मीडियम टू टफ बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसी हवा रहती है कि नॉरसेट का एग्ज़ाम टफ रहता है। और नॉरसेट के अंदर अभी जो फिलहाल है, एम्स लगातार अपनी पॉलिसीज इसमें नए नए बदलाव करता रहता है। तो अभी जो चल रहा है नॉरसेट के अंदर कि हमें दो पेपर फाइट करने पड़ते हैं। एक प्रीलिम्स का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है और मेंस का पेपर है वो 160 मार्क्स का होता है। तो पहले प्रीलिम्स जब आप फाइट करते हो और बाद में आप मेंस में अपियर हो पाते हो। और प्रीलिम्स के अंदर वो अपनी जितनी भी पोस्ट निकालता है अलग अलग एम्स के अंदर, उन पोस्ट का 5 गुना कैंडिडेट को वो लेता है। और फिर मेंस के अंदर जो जितनी पोस्ट होती है उतने कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होते हैं। तो लिटिल बिट ये टफ भी पड़ता है अपने लिए और ज़्यादा टफ इस हिसाब से पड़ता है स्पेशली मेल नर्स के लिए, क्योंकि एम्स के अंदर टोटली 80-20 का रेशियो फॉलो होता है। 80-20 का मीन्स होता है कि 80% सीट्स होती है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है और 20% सीट है वो ओनली फॉर मेल्स के लिए रिजर्व रहती है। तो लड़कों के लिए बहुत ही थोड़ा बहुत चैलेंजिंग स्टेप होता है कि उन्हें 20% के अंदर आना पड़ता है। तो देखा जाए तो अभी साल के अंदर 2 बार नॉरसेट हो रहा है। तो इजीली जब आप 4th ईयर करते हो तो उसके बाद इस एग्जाम में अपियर हो पाते हो। तो इसके लिए हमें प्लानिंग क्या करनी है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, वो सब मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करता हूँ। तो वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मेरी जर्नी के, मैं आपको क्वेरी है वो रिजॉल्व करता रहूँगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा होता है, हम जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि नर्सिंग क्या फील्ड है, क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम मजे करते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं। तो नॉरसेट का उससे कोई लेना देना नहीं होता। सेकेंड ईयर के अंदर भी ऐसा ही होता है। सेकेंड ईयर के अंदर या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही सारे थियोटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो हमें उनके साथ डील करना पड़ता है। सेकेंड ईयर के अंदर भी तैयारी करने का कोई चांस नहीं रहता है। तो थर्ड ईयर के अंदर हमारे साथ ऐसा हुआ था कि थर्ड ईयर के अंदर 3 ईजी सब्जेक्ट्स आते थे, पीडीएस, साइकेट्रिक और एमएसएन। तो ये सब्जेक्ट बड़ी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे। तो ड्यूटी के टाइम्स पे ही ये कई ज़्यादा क्लियर हो जाते थे और ऐसा था कि इनका डर नहीं होता था। ऐसा रहता था कि थर्ड ईयर तो इजीली क्लियर हो जाएगा। तब वहाँ पे बंदा थोड़ा सा सोचना चालू करता है कि हाँ जी, अब नॉरसेट के लिए ये सही टाइम है। तो हमें भी यही लगा था। तो तैयारी चालू करते करते हमारे दीपावली निकल गई थी और दीपावली के बाद में मैंने तैयारी चालू करना स्टार्ट किया था। और थर्ड ईयर एंड तक मैं सिर्फ और सिर्फ पीडिया को बहुत ही सही कर पाया था। साइकेट्रिक बस यूनिवर्सिटी लेवल की क्लियर हुई थी। साइकेट्रिक बहुत ही अच्छी क्लियर नहीं हो पाई थी बिकॉज जहाँ से मैंने पढ़ी थी वहाँ के टीचर बिल्कुल घटिया थे। देन उसके बाद में ऐसा रहा कि एमएसएन बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, जितना यूनिवर्सिटी के लेवल का है, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है वही मैं पढ़ पाया था। थर्ड ईयर के एमएसएन ही कंप्लीट कर पाया। यानी कि थर्ड ईयर के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी रही नहीं। दिन के अंदर 3 या 4 लेक्चर से ज़्यादा देख भी नहीं पाते थे। कॉलेज भी जाना होता था, साथ ही साथ मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। एज ए टीचर मैं वर्क भी करता था, 2 घंटे बच्चों को पढ़ाता था 10th क्लास को पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा बहुत हैक्टिक डे भी रहता था, खाना वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें भी रहती थी। तो थर्ड ईयर के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अब फोर्थ ईयर लगा कि हाँ, ये क्रूशियल टाइम है और गोल्डन टाइम है एम्स नॉरसेट के लिए। तो शुरू से ही हम लग गए थे और शुरू से सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने का ट्राई किया। और इन 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने में मेरी बड़ी गलती भी रही कि मैंने सारे नोट्स मेडिकल सर्जिकल के खुद हैंड रिटन बनाए। देखिए गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है। कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए नॉरसेट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर जो जीरोक्स है उसका यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको देखिए अच्छा एक सजेशन देता हूँ। क्या होता है कि आप वैसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को लिखते हो, आपको चीज़ें समझ में भी आती है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा, या कई लोग होते हैं जो 4th ईयर एंड के बाद तैयारी करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं जब आपके पास टाइम की कमी है, जब आपको बहुत ही ज़्यादा जोर आता है। लेकिन गाइस, अगर आप एक डिस्ट्रैक्टेबल इंसान हो, जैसे कि मैं हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ बार बार छोटी छोटी चीज़ों से, मुझे टिक कर बैठने के लिए कुछ ना कुछ टास्क चाहिए। तो फिर वहाँ पे मैं फॉलो करता था कि मैं उस टिक कर बैठने के लिए वहाँ पे अपने नोट्स बनाऊँ और पढ़ते पढ़ते लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाऊँ। अब यहाँ पे कई बच्चों का ये भी सवाल रहेगा कि मैंने कौन सी कोचिंग्स ली, तो उसका जवाब मैं आपको आगे वाले थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे यही रहता है कि आपको नोट्स बनाने तब है जब आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हो, आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करना है। बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स थे जिसके बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनके मैंने हैंड रिटन लिखे और कौन से नहीं लिखे। तो यहाँ पे ओबीसी था जो मैंने पूरा एकदम पूरा हैंड रिटन लिख रखा था। कम्युनिटी मैंने नहीं लिखा था, कम्युनिटी मैंने वही नोट्स में वही ऐड कर देता था। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैंने 2 बार पढ़ा। एक तो नॉरसेट के 3 महीने पहले, जो मेरे लिए ज़्यादा क्रूशियल रहा, और जो पहले पढ़ा था उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, लेकिन वो मेरे बाद में इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहा, थोड़ा बहुत ही रहा।
ठीक है, हाँ काम तो आया, बट ठीक है। देन अगर बोला जाए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो उसके मैंने बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए। उसके इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को बस पढ़ लेते हैं तो ठीक है, काम हो जाता है। देन अगला एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है भाई पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के पूरे A to Z नोट्स बनाए थे क्योंकि शुरू ही पीडिया से किया था। देन साइकेट्रिक आता है, साइकेट्रिक के भी नोट्स बहुत ही कम बनाए थे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बनाए। तो ये है। बाकी हाँ, फोर्थ ईयर के जैसे सब्जेक्ट है, रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनको भी मैं टाइम देता था, वेटेज देता था। मुझे साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी अच्छा करना था, इसलिए कम से कम मेरे को 1-1.5 महीना रिसर्च में लग गया, 1-1.5 महीना मुझे पूरा मैनेजमेंट को करने में लग गया। तो इस तरीके से टाइम भी काफ़ी गया था, और 3 महीने मेरे को कम्युनिटी करने में लग गए थे। तो शुरू का जो 3 महीने का टाइम था वो मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में गया, और कम से कम 2 महीने थे वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में चले गए। देन 3 महीने कम्युनिटी में, और 2 महीने एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना OBG में चला गया। पीडिया मैंने पहले ही कर ली थी। तो लगातार लगभग फोर्थ ईयर आते आते ऐसे दिसंबर तक का टाइम आ गया था, दिसंबर जनवरी आ गया था। और तब तक मुझे लगा कि बस हाँ, एक बार अपना सिलेबस हुआ है, वो भी अब रिवीजन तो जीरो है। अब रिवीजन जीरो होने की वजह से गाइस ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चीज़ें भूलता नहीं है, और जब आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं भूलने की पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से मैं पूरा भूल भी चुका था एक तरीके से। अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छा कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि OBG और CHN इन 2 सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ बनाना चालू किया, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छा करना चालू किया, ताकि मैं अब यूनिवर्सिटी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी फोर्थ ईयर के अंदर मेरे 86% आए थे। तो मैंने रिसर्च और मैनेजमेंट और CHN और OBG इन 4 सब्जेक्ट पे जनवरी के बाद में फोकस करना चालू कर दिया। मुझे लगा कि एग्जाम यूनिवर्सिटी के इस बार जल्दी होंगे, बट हाँ 1 महीने डिले भी हो गए थे वो, तो 4 से 5 महीने इस चीज़ में लग गए थे। देन कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव था, कहीं ना कहीं जो बाहर के एनुअल फंक्शंस होते थे या फिर जो दूसरे हमारे कॉलेज के प्रोग्राम्स होते थे उनमें भी मैं एक्टिव रहता था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाई ड्यूटीज़ है उनमें भी मैं जाता था, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ जिनको मैं फॉलो करता रहता था। जैसे गाइस अगला एक काफ़ी बचकाना सवाल कई स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या हमें मज़े भी करने चाहिए फोर्थ ईयर के अंदर, या फिर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो जाना है टोटली। तो गाइस ऐसा है कि कॉलेज लाइफ है तो इन्जॉय टोटली होना चाहिए। बहुत ही सारे हमारे कॉलेज के फंक्शंस होते थे, एनुअल फंक्शंस हुए, फ्रेशर फेयरवेल, या फिर छोटे छोटे जो भी फंक्शंस हैं जैसे स्पोर्ट वीक्स, इन सब के अंदर हम एक्टिव रहते थे टोटली। इन सब के अंदर हमने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ले रखा था, कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम होता था उनमें हम पार्टिसिपेट करते थे। तो इसके साथ साथ पढ़ाई चलती रहती है, पढ़ाई हमेशा पैरेलल चलती रहती है। पढ़ाई आपका जब एक हैबिट बन जाता है, एक रेगुलर वे बन जाता है, तब आपको ठीक है दिन में 3-4 घंटे निकालने हैं, आपको पढ़ना ही है। अब कई बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए नॉर्सेट के लिए। तो मैं ये कहूँगा भाई, जब तक आप फोर्थ ईयर एंड कर रहे हो तब तक आप दिन के अंदर 3-4 घंटे भी निकाल लो, 4-5 घंटे भी आराम से निकाल लो, तो ठीक है, बहुत है, ठीक है। बट फोर्थ ईयर बाद जब आपके नॉर्सेट में 2 या 3 महीने बचेंगे, तब आपको उन 3 महीने के अंदर जमकर लगना है। उन 3 महीने की प्लानिंग भी मैं आपको अभी आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। आगे मेरी जर्नी में क्या हुआ कि अब फोर्थ ईयर के एग्जाम से वो हो गए। अब फोर्थ ईयर के बाद में मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने जीरो रिवीजन किया था किसी भी सब्जेक्ट का। बस मुझे सब्जेक्ट के नाम पे आता था एक OBG, क्योंकि रिसेंटली फोर्थ ईयर में पढ़ रखा था, एक CHN थोड़ा बहुत आता था। तो ये था कि यार अब इन सब्जेक्ट्स को, मेडिकल सर्जिकल जैसा सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडिया साइकेट्रिक इन सबको करना है। तब अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले उठाया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को। अब 10 से 15 दिन का टाइम लगा मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पूरा एक बार करने में वापस, और पूरा एक बार मैंने किया। उसके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, जो टॉपिक मुझे टफ लगे उनको वापस से ढंग से पढ़ा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लगातार 4 से 5 दिन तक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। पहले थ्योरी कवर कर ली, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कई लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक है जो हमें यूज़ में लेनी चाहिए। तो देखिए, मैंने जहाँ तक सॉल्व की थी वो सबसे पहले PR यादव बुक उठाई थी। अब PR यादव बुक एक बेसिक बुक है जहाँ से आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। आपको पता लगने लगता है कि भाई एम्स के अंदर या फिर दूसरे एग्जाम के अंदर नर्सिंग फील्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उनके रेशनल्स वगैरह पढ़ना, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो PR यादव बुक को एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स करना है। अब उसको बुक को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने फॉलो किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप पहली बार PR यादव बुक को पढ़ते हो, तो जैसे मान लीजिए आपने 500 क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, तो 500 में से 300 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, वो आप कर सकते हो। तो उन 300 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, बस आप उन पर एक टिक लगा दो। देन जो बचे हुए 200 क्वेश्चन है, उन 200 क्वेश्चन पे एक गोला या फिर एक स्टार मार्क्स लगा दो। अब वो स्टार या गोले का मतलब ये होता है कि जब आप वापस से प्रीलिम से पहले या मेन से पहले जब उसको रिवाइज करोगे, तब सिर्फ वो गोले वाले क्वेश्चन या स्टार वाले क्वेश्चन को ही रिवाइज करोगे। वो भी इसलिए क्योंकि वो आपको लिटिल बिट टफ लगते हैं, या फिर उनका कंसेप्ट है वो थोड़ा टफ लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा बर्डन है वो कम हो जाता है। अब साथ ही साथ आप पूछोगे कि PR यादव के अलावा कोई बुक करनी है, तो टारगेट हाई नहीं करनी है, ठीक है। मेरे को वो बुक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देन अगर हम देखे जाए तो एक एनक्लेक्स RN की बुक आती है, जैसे सॉन्डर्स हो गई, जैसे मौसमी हो गई, और लिपिन कॉर्ड की बुक है वो आती है। तो इन तीनों बुक में से आप, एक एनक्लेक्स ओमेगा की बुक आती है, तो इन चारों बुक में से आप कोई एक बुक है वो उठा लो, कोई 1 या 2 बुक आप उठा लो, उसको धीरे धीरे करते रहो। एक्चुअली क्या होता है कि एनक्लेक्स लेवल वैसे नॉर्थ से टच नहीं करता है, लेकिन वो जो अपने ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको मारता है, वो आपसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करवाता है। अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछोगे कि नॉर्थ सेट के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको एक ही जवाब देगा, मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर दी थी। और यही वन ऑफ द मेजर रीज़न है नॉर्थ सेट का, यही इस पेपर का सबसे खास बात है। इस पेपर की इसलिए सबसे खास बात है कि जो एम्स के अंदर लगे हुए एम्प्लॉय है वो भी इस पेपर को देने आते हैं, बस इसलिए चेक करने कि आज नॉर्थ सेट के अंदर क्या नया आया है।
क्योंकि एम्स हर बार अपने पेपर को डिस्क्लोज वो करता नहीं है, ना अपने ऑप्शन आंसर्स को वो डिस्क्लोज करता है, वो बस रिजल्ट निकालता है, पेपर कंडक्ट करवाता है। तो पेपर का लेवल देखने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट आए थे, कौन से नहीं आए, तो इसके लिए वो हमेशा एक अलग ही पैटर्न चलाता है। तो हर कोई जो नर्सिंग ऑफिसर लगा हुआ है वो चाहता है कि भाई मैं फिर से एक बार नॉर्सेट है वो देने तो जाऊँ। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो शौक के लिए भी नॉर्सेट देते हैं। तो अब अगला एक ये रहता है सवाल कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है नॉर्सेट के अंदर। तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट बताऊंगा जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और उन 5 सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ आएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन सेकंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये समझ लीजिए ये दोनों सब्जेक्ट लगभग 50% हिस्सा कवर करते हैं। देन बाद में आता है पीडिया, साइकेट्रिक और ओबीजी, जिसमें ओबीजी का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन साइकेट्रिक और पीडिया का इक्वल रहता है। बट इसके अंदर भी नॉर्सेट क्या है, हर बार नए गेम खेलता है। वो कभी पीडिया ज़्यादा दे देता है, कभी ओबीजी ज़्यादा दे देता है, कभी साइकेट्रिक ज़्यादा दे देता है। तो ऐसा रहता है कि भाई आपको एक सरप्राइज मिलता है कि आज ये सब्जेक्ट ज़्यादा आया है पेपर के अंदर। तो इन 5 सब्जेक्ट को तो बहुत ही अच्छा कर लेना है। साथ ही साथ देखिए कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत ही आता है, तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जैसे कुछ सब्जेक्ट है भाई, जैसे फार्माकोलॉजी है वो मेडिकल सर्जिकल के साथ क्लियर हो जाती है। एनाफिजियो है वो ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है, एनाफिजियो ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ज़्यादा नहीं आती है। बाकी बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, इस प्रकार के सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत 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 रेयर आते हैं। तो इनको पढ़ने का मतलब नहीं है। इनको पढ़ने के लिए आप बस एक पीआर यादव की बुक आती है, उसके अंदर 100-200 क्वेश्चन सबके दे रखे हैं, वो आप सॉल्व कर लो, बहुत है। मैंने तो वो भी नहीं किए थे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमें ना 4th ईयर के बाद में 3 महीने मिलते हैं नॉर्सेट के लिए। उन 3 महीने के अंदर आपकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने 20 दिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को दिए। अब मेरे कम से कम 50 दिन थे गाइस, वो 50 दिन मैं एमएसएन को देने वाला था, क्योंकि मेरा एमएसएन बहुत बहुत ज़्यादा वीक था। एमएसएन का पोर्शन बहुत वीक था, क्योंकि मैंने जहाँ से एमएसएन किया था वो मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था और सही नहीं लग रहा था। इसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि आप हमेशा उन टीचरों से ही पढ़िए जो ऑलरेडी नर्सिंग के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो एम्स के अंदर है या फिर कहीं सेंट्रल एम्प्लॉय है। उनसे मत पढ़िए जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। लाइक डॉक्टर्स से आप मत पढ़िए, क्योंकि वो एफएमजी लेवल या फिर दूसरा लेवल नीट पीजी लेवल का पढ़ा सकते हैं। वो इतना लेवल हमारे नॉर्सेट में नहीं आता, या फिर कहा जाए तो हमारे नॉर्सेट के अंदर प्रायोरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे नॉर्सेट में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस डॉक्टर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या फिर कहा जाए तो उनके पास उस चीज़ का कंटेंट नहीं है जितना नर्सिंग वालों के पास है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि भाई नर्सिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है। तो इस तरीके से मेरे को एमएसएन पूरी वापस पढ़नी पड़ी थी। तो लगभग मैंने 50% एमएसएन वापस पढ़ी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं। अब अगला जो चीज़ थी वो ये थी कि उसके बाद में एमएसएन 50 दिन में कैसे की वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देन 5 दिन मैंने पीडियाट्रिक्स को, 5 दिन साइकेट्रिक को दिए, और 2 या 3 दिन मैंने ओबीजी को दिए थे, क्योंकि ओबीजी मुझे पहले से आती थी। फिर मेरे पास बस गिनती के 4 या 5 दिन प्रीलिम्स के लिए बचे थे। अब इसके अंदर क्या किया मैंने कि भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को पढ़ने के लिए मैंने 5-5 दिन के स्लॉट बनाए। जैसे कि 3 से 4 दिन तक मैं लगातार लेक्चर लेता रहता था, कि जैसे नर्वस सिस्टम है तो 3 से 4 दिन तक लगातार लेक्चर लिए, और उन लेक्चर्स को लेने के बाद में 2 दिन उसकी लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो 5 दिन के अंदर मैं ट्राई करता था 5 या 6 दिन के अंदर मेरा एक सिस्टम हो जाए और उसके सारे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चंस के लिए वही पीआर यादव बुक या फिर एनक्लेक्स की थोड़ी बहुत टच कर लेता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसी टॉपिक को रिसेंटली पढ़ते हैं, तो थोड़ा हमारा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट है अगर आपको कम टाइम के अंदर थोड़ा ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो ये है। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की थी जब मेरा 4th ईयर का एग्जाम एंड हो गया था, उसके बाद में धीरे धीरे। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा था, 3 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, और उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पीआर यादव सर की बुक थी, और एनक्लेक्स की जो आरएन की बुक है वो, और एक बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी साइड में, ताकि थोड़ा बहुत रिजल्ट का पता रहे, इवैल्यूएशन होता रहे कंटिन्यूस। तो ये सीन रहा था। अब देखिए गाइस हुआ क्या कि जैसे ही भाई मैंने ये एमएसएन खत्म कर ली, फंडामेंटल खत्म कर ली, 5-5 दिन के स्लॉट से एमएसएन हो गई थी। देन पीडियाट्रिक्स में भी ऐसे ही किया था, 3 दिन थ्योरी, देन 2 दिन क्वेश्चन। साइकेट्रिक में भी ऐसे ही किया था, 3 दिन थ्योरी, 2 दिन क्वेश्चन। और ओबीजी के अंदर बस मैंने क्वेश्चन ही लगाए थे, और इस प्रकार से मेरा सिलेबस एक बार ट्रैक पे आ गया था। अब मुझे ये डर था कि भाई कम्युनिटी नहीं आ जाए, तो मैंने पढ़ी नहीं थी। बहुत ही कम्युनिटी के सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जो पढ़े थे। और उसके बाद में प्रीलिम्स का पेपर हुआ। प्रीलिम्स का पेपर जैसे ही हुआ तो उस समय तो लग रहा था कि हाँ सब सही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा ऐसा होता है, 20 क्वेश्चन 17 मिनट में ऐसे कुछ करने पड़ते हैं, और 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें नॉन नर्सिंग भी 20 आते हैं, 80 क्वेश्चन नर्सिंग के आते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों से डिस्कस किया तो बड़ा ही डीमोटिवेशन फील हो रहा था, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, और अब लग रहा था कि यार पेपर लेवल सिंपल था और प्रीलिम्स के अंदर अब सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ी देर में देखिए मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ प्रीलिम्स की। तो ये देखिए, ये मेरा स्टेज 1 का रिजल्ट था, प्रीलिम्स का पेपर। अब देखिएगा, जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर हुआ 3 दिन तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, एक जीरो मैंने पढ़ा, जीरो होप के साथ। मुझे लगा कि प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर आगे पढ़ने का क्या फ़ायदा। और अंदर ही अंदर ये रिग्रेट भी हो रहा था कि यार थोड़ा और अच्छा पढ़ लेते, सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो ठीक हो जाता। लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो पता चला कि चलिए हम मेंस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। बट जो मेरी रैंक थी वो रैंक थी 2300 के आसपास।
तो सिलेक्शन के लिए कम से कम इस बार सबसे कम पोस्ट आई थी, तो इस बार सबसे कम पोस्ट थी नॉर्सेट 7 में, तो ये लग रहा था कि सिलेक्शन के लिए कम से कम हमें 600 के अंदर रैंक तो लानी पड़ेगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 64 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे, 27 इनकरेक्ट हुए, 9 मैंने ब्लैंक छोड़े थे, तो 96.57 परसेंटाइल बने। यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा था वो ये रहा था कि मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे। अब ज़्यादा अटैम्प्ट करने से कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत अपना लक भी साथ दे देता है, पर प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगा कि मेरा लक बिल्कुल भी साथ दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की थी, बहुत ही सिली क्वेश्चंस गलत किए थे, ठीक है। अब अगला जो मेंस का था, अब मेंस के अंदर मेरे पास कम से कम 14 दिन बचे थे। अब 14 दिन के अंदर मैं ऐसा क्या करता कि मेरी रैंक 700-800 के अंदर आ जाती और मैं सिलेक्शन ले आता। तो मुझे अंदर ही अंदर ये डर था कि यार अब मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा मेंस के अंदर, मेंस का पेपर कैसा आएगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नॉर्सेट का एक्सपीरियंस नहीं है, और मेंस का पेपर नोएडा हुआ था, तो सब कुछ बहुत ही सारा एनजीएस सिचुएशन थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर लेता हूँ, और 14 दिन के अंदर मैंने बस यही किया कि जितने भी मेरे वीक पॉइंट थे उनको कवर अप करने के लिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एक बार थ्योरी को रिवाइज किया, और थ्योरी के साथ साथ मैंने एक बुक की एनक्लेक्स आरएन की। एनक्लेक्स आरएन इसलिए की ताकि मेरे सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो सके, बाकी एनक्लेक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, मेंस का पेपर ईजी आया था हमारे। और जो पीआर यादव के जो मैंने गोले वाले क्वेश्चन थे उनको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया था। तो हालांकि पूरा सिलेबस नहीं हुआ, बट हाँ ठीक है, मैंने अपनी गलतियों पे फोकस किया ताकि मैं मेंस के अंदर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकूं। तो मेरे को जो भी टॉपिक्स नहीं आते थे या फिर मुझे लगा कि यार इन टॉपिक्स में मेरे साथ दिक्कत हो सकती है, तो मैंने उनको प्रिपेयर किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस जितने भी प्रीलिम्स में आए थे वो सारे ही मैंने गलत कर दिए थे, एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वापस उसको ऐसा तैयार किया कि मेंस के अंदर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से 14 दिन के अंदर मैंने अपनी वापस थ्योरी को वापस से थोड़ा और अच्छे से रिवाइज किया। मैंने कहा यहाँ गलतियाँ हुई है, इनको सुधारते हैं। और जब मेंस का रिजल्ट आया तब ये सीन था। मेंस के अंदर देखिए ऑल इंडिया रैंक ये 117 क्वेश्चन टोटल करेक्ट हुए थे, और जो ऑल इंडिया रैंक है वो रही मेरी 316। अब 316 रैंक एक काफ़ी अच्छी रैंक थी जिसके साथ मेरा सिलेक्शन हो रहा था, बड़ा इजीली हो रहा था, बट मुझे अंदर ही अंदर लग ही नहीं रहा था कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ। जैसे कि क्या हुआ कि मेंस के बाद में वापस अगेन जब क्वेश्चंस डिस्कस किया लोगों के साथ, तो फिर छोटी मोटी गलतियाँ आ रही थी, तो ऐसा लगा यार अब भी सिलेक्शन नहीं होगा, और प्रीलिम्स में तो हो गया, अब मेंस में नहीं होगा, और फिर अंदर ही अंदर एंजाइटी चल रही थी। तो वहाँ पे जेडी इंस्टीट्यूट के सर है, तो उन्होंने सारा मेंस का सॉल्यूशन अपलोड कर रखा था, तो मैंने उनके वीडियोस देखे और देखा कि कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, तो ओवरऑल मेरे 110 नंबर के करीब आ रहे थे। अब मेरे को फिर अंदर से यही टेंशन हो रहा था कि यार पेपर लेवल सिंपल था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा उछल सकती है, एक एक नंबर से लोग रहेंगे, तो ऐसे में ऐसा नहीं हो कि भाई मैं 700 रैंक के अंदर नहीं आ पाऊँ। तो मुझे थोड़ी बहुत होप थी, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा डर था कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब उसके बाद में जब मेंस का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ था इस बार, तो मेंस का रिजल्ट आया 4:30-5 बजे के करीब, और हर बार ऐसा ही होता था कि जब भी रिजल्ट आता था मैं हमेशा कोचिंग के अंदर होता हूँ, कोचिंग के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। प्रीलिम्स का रिजल्ट भी कोचिंग के अंदर ही आया, फोर्थ ईयर का रिजल्ट भी कोचिंग के अंदर ही आया, और मेंस का रिजल्ट भी कोचिंग के अंदर ही आया। अब कोचिंग के अंदर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहा उसने कहा रिजल्ट आ गया, तो हाथों हाथ एकदम एकदम हार्ट बीट ऐसे 200 पार, और हाथ कांपने लग गए, और मैंने अचानक बच्चों को बोला कि एक बार 5 मिनट रुको, देन फ़ोन कट करके उसका मैंने चेक किया कि रिजल्ट मेरा क्या रहा, और उस समय पे मैंने देखा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 316 आई है। तो अंदर से एकदम वो अलग वाइब्स नहीं आती कि यार सिलेक्शन हो रहा है अपना, तो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ हो रहा है, और हमने नॉर्सेट क्रैक कर लिया, हम नर्सिंग ऑफिसर बनने के रास्ते पे हैं। तो ऐसा अंदर बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था, एक अलग ही ओरा क्रिएट हो रहा था। फिर जितने भी मेरे दोस्त थे उनका रिजल्ट मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों की क्या रैंक आई है, तो उन सबको जिनका सिलेक्शन हो रहा था मैंने उनको भी वापस कॉन्ग्रेचुलेसन बोला कि हाँ भाई तुम्हारा भी सिलेक्शन हो रहा है, और हम नर्सिंग ऑफिसर बनने की राह पर चल गए यार, हमने एम्स का एग्जाम है वो फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। देन ठीक है कि सिलेक्शन हो गया, 1-2 घंटे तो ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फिर वहाँ कोचिंग में भी मैंने बताया कि मेरा मेंस के अंदर हो गया है, तो काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेसन फिर धीरे धीरे आने लग गए। फिर घर पे भी कॉल करके बताया कि हाँ जी अपना सिलेक्शन हो रहा है, एम्स है वो क्रैक कर लिया है। तो इस तरीके से ये सारा जर्नी रहा। अब इस बीच में कई सारे ऐसे सवाल आते जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, जैसे कौन सी कोचिंग है, कौन सी बुक्स है, और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए, इन सब के जवाब मैं आपको 1 बाय 1 देता हूँ, और कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। तो देखिए गाइस, तैयारी जहाँ तक स्टार्ट करने का है तो आप थर्ड ईयर एंड तक या फिर थर्ड ईयर के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़े वीक हो, शुरू से ही बेसिक वीक है, तो थर्ड ईयर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा चालू कर दो, वरना फिर आप थर्ड ईयर एंड में भी अगर आप लगते हो, या फिर थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट भी अच्छा कर लेते हो, साथ में एक आध सब्जेक्ट कर लेते हो, तो बेटर है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, आप अच्छा कर लोगे। देन फोर्थ ईयर थोड़ा क्रूशियल रहता है, फोर्थ ईयर के अंदर फिर आपको लगना है क्योंकि फोर्थ ईयर विद फोर्थ ईयर आपको निकालना है, तो फोर्थ ईयर के अंदर लगना ही पड़ेगा। देन गाइस ऐसा होता है कि कोचिंग कौन सी बेस्ट है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आता है, या फिर क्या आपने कौन सी कोचिंग ली थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिस कोचिंग से मैंने किया है उसमें सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, उससे पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो कोचिंग का रोल नहीं होता, कोचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है मोटिवेशन के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छे कंटेंट के लिए, लेकिन सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड रहना नहीं है, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मैंने भी सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेज ही ली है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी अलग अलग क्लासेज लेना है, बहुत सारा वीडियोस देखने हैं। हाँ ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट अच्छा करना है तो उसको बहुत ही अच्छा कर लो। तो मेरा ऐसा था, जैसे ओबीजी कर लिया तो ओबीजी जहाँ से भी गया तो अच्छा हो गया। बाकी हर एक सब्जेक्ट जो जिस कोचिंग से मैंने किए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली बता दूंगा, आप मुझे डीएम कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको
अच्छे से सजेस्ट कर दूंगा, आप इन कोचिंग के वीडियो देख सकते हो। बाकी ना मैं किसी की बहुत ही ज़्यादा बुराई करूंगा, ना किसी की अच्छाई करूंगा। बस आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हो तो नर्सिंग के अंदर जो बेस्ट लोग हैं उनसे पढ़िए। आप खुद भाई किसी कोचिंग करना चाहते हो तो आप उसके वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे ट्रायल वीडियोस देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप उससे पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिससे मैंने पढ़ा है उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप क्योंकि आप में से कई सारे लोग हैं अलग अलग कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, सारी कोचिंग बेस्ट है, सब कोचिंग सब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है सब बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी एम्स में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप कोचिंग है वही फॉलो करो, एक ही कोचिंग सबका सिलेक्शन करा दी, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो सब अलग अलग कोचिंग से होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट है उनको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा है मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देन अगला है भाई ओबीजी, पीडिया और साइकेट्रिक। इन 5 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा करना है। देन अगर आप भाई आगे सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी ढंग से पढ़ना है। देन बाकी जो छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट है उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये है। अब एक सवाल आता है जिसके बारे में मुझे और डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ नॉर्सेट की तैयारी कैसे करनी है, वो चीज़ भी है। तो उसको ढंग से हम कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सारी जर्नी बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल है। आगे भी बहुत ही सारे छोटे छोटे माइनर वीडियोस में बनाता रहूँगा छोटे छोटे टॉपिक्स पे, ताकि आपको समझ में आए सारी स्ट्रेटेजी क्या है, सारी चीज़ें हैं क्या। अब इसके अलावा और भी कोई डाउट्स रहते हैं तो वो आप मेरे को बताते रहिए। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ जो मेरी प्लानिंग में रहे। अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी रेगुलरिटी हमेशा रहनी चाहिए। आप चाहे भाई कितना भी बिजी हो, कितना भी हेक्टिक हो, ठीक है, आपको अगर दिन के अंदर 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकालना है तो ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ है आपकी सराउंडिंग्स। आपकी सराउंडिंग्स में लोग हमेशा बहुत ही बेटर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी क्लास के अंदर 100 का बैच है तो उसके अंदर 40 बच्चे इतने क्रीमी बच्चे हैं, उनको सब कुछ आता है, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है और उनकी प्रेजेंटेशन, उनका नॉलेज वाकई में कमाल है। तो जब मैं ऐसे सराउंडिंग्स लोगों के साथ रहता था तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हाँ, मैं इनके बीच में अच्छा कर सकता हूँ। मैं अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे अंदर या हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं वो बेटर होने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अपने सिलेक्शन में। तीसरी चीज़ यही है कि जब आप पढ़ रहे हो, फाइनल डेज है तो उसमें तो आपको जी जान लगा देनी है। जैसे जब 3 महीने पहले बचे थे तो ये समझ लीजिए कि हाँ, कुछ ही अता पता नहीं रहता था, ठीक है, दिन के अंदर जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ने को ही देना है, सोते जागते जो भी चीज़ें हैं वो इसी के बारे में सोचनी है कि हाँ, हमें अपना बेस्ट देना है। और जब आप अपना बेस्ट देने लग जाते हो तो आपके साथ हमेशा बेस्ट होता है, आपके साथ हमेशा बेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है, एम्स का पेपर है, ट्रिकी आता है हमेशा, वो ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा फंसाता है, लेकिन आप फाइट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बस आपको अपडेटेड रहना है नॉलेज के साथ, आपको चीज़ें हैं उनको सही से फॉलो करना है, अपने नॉलेज को थोड़ा सा हमेशा नया करके रखना है। एक अगला सवाल आता है नेगेटिव पॉइंट्स, और नेगेटिव पॉइंट्स में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि पहले तो आप जितने भी आपके सामने आपके आसपास मनुष्य लोग हैं उनसे तो आप दूर रहिए। दूसरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अब कई लोग ऐसे होते हैं बीड़ी चोरे से एना फिजियो पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं, मेरे साथ गधा जो एक 1.5 महीना एना फिजियो में खराब कर चुका था। तो वो बिल्कुल वाहियात है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। इतना जब आप पढ़ लेते हो तो क्या है कि ना तो आपको वो याद रहता है, ना आप नई चीज़ें सीख पाते हो। अब मुझे वो बिल्कुल ही चीज़ें याद नहीं है और वो कॉपियाँ लिख ली, बना ली और उससे सारा टाइम भी वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। एना फिजियो हो गई, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैनेजमेंट, रिसर्च, ठीक है, आप इनके नोट्स बना लो, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा अच्छा करना था तो उस हिसाब से, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये चीज़ है। अब अगले नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि आप क्या करते हो कि पढ़ाई के अंदर आनंद लेके नहीं पढ़ते हो। कई बार ऐसा होता है, आप पढ़ाई को पढ़ाई के जैसे मत लो, आप उसको एक बहुत ही अच्छा ये समझो कि ये आपका एक फ्रेंड है ना, और आप उस चीज़ को एंजॉय करो, उस मोमेंट्स को एंजॉय करो, पढ़ाई वाले मोमेंट्स को एंजॉय करो। तब क्या होता है कि आपकी लर्निंग ज़्यादा बेटर होती है, और लर्निंग ज़्यादा बेटर होती है तो आउटपुट भी थोड़ा अच्छा आएगा और रिजल्ट भी फिर थोड़ा अच्छा आएगा। ये चीज़ है। अब अगला जो चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सी बुक्स है जो हमें करनी है। तो पी आर यादव वाली बुक बेस्ट है, एक बेसिक बुक जहाँ से आपके छोटे छोटे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। देन सिली मिस्टेक्स को अगर आपको अवॉइड करना है या फिर आपको थोड़ा और लेवल टच करना है तो फिर एनक्लेक्स की बुक्स जो भी है आप उनको थोड़ा थोड़ा लगाने का ट्राई करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पी आर यादव से भी सिलेक्शन होता है और थोड़ा बहुत एनक्लेक्स पढ़ लेने से भी सिलेक्शन हो जाता है। सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मेरी क्लास में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने एनक्लेक्स नहीं पढ़ी है लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और मेरी क्लास में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एनक्लेक्स खूब चाट ली फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, और चीज़ें मैटर करती है कि पेपर आपके फेवर में कितना आता है, आप वहाँ पर कितना दे पाते हो, उन 3 घंटे के अंदर आप अपना कितना दिमाग लगा पाते हो। और बाकी सारी चीज़ें हैं कि आप जब धीरे धीरे, वो एक ऐसा है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होई, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए तो फल होई। तो आप धीरे धीरे अपने गड़े को, अपने पौधों को सींचते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, वो बात है। तो चलिए, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स करिए, जो भी मुझे कमेंट्स बहुत ही अच्छी लगेगी तो उन कमेंट्स में मैं डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊंगा। बाकी आप वीडियोज़ आते रहेंगे प्रॉपर, मुझे भी इतने महीने थोड़ा टाइम नहीं मिलता था यूट्यूब के लिए, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग जर्नी। आप भी आगे जाकर के अच्छे से नॉर्सेट क्रैक करिए, अच्छी प्लानिंग्स बनाइए और